फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चरक सूत्र 16th चैप्टर, जिसका नाम है चिकित्सा प्रावृत्तीय अध्याय। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है? चिकित्सा प्रावृत्ति वैद्य, सम्यक विरेचन के लक्षण, विरेचन के अतियोग के लक्षण, वमन के अतियोग के लक्षण, संशोधन योग्य पुरुष और संशोधन की इंपॉर्टेंस, संशोधन के अतियोग की चिकित्सा, संशोधन के अयोग की चिकित्सा, स्वभाव क्रमवाद जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर चिकित्सा के डेफिनेशन और चिकित्सा प्रावृत्त वैद्य से लाभ। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? चिकित्सा प्रावृत्ति अध्याय। तो ये चिकित्सा प्रावृत्त वैद्य के लिए यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चिकित्सा प्रावृत्त वर्ड का मीनिंग समझेंगे। तो चिकित्सा प्रावृत्त वर्ड का मतलब क्या होता है कि चिकित्सा में जो भी जरूरी सामग्रियां हैं, सामान है, औषधियां हैं, यंत्र, मतलब जैसे एक डॉक्टर है, फिजिशियन है या सर्जन है, तो अगर वो सर्जन है तो उसकी जितने भी मशीन्स है, सर्जरी के लिए जो भी उपकरण उसको यूज में आने वाला है, वो सब की व्यवस्था उसके पास हो और मेडिसिन भी उसके पास अवेलेबल हो। तो चिकित्सा में यूज होने वाली सारी सामग्रियां और उपकरण जो अपने पास रखता है, तो उसे हम बोलते हैं चिकित्सा प्रावृत्ति वैद्य। ठीक है, अब इसमें क्या यूज हुआ है? कोटेशन, धीमान, शास्त्रवान और कर्म तत्पर। ठीक है, तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, ये कि ये वर्ड किसके लिए यूज हुआ? चिकित्सा प्रावृत्त वैद्य के लिए। ठीक है, क्या क्या है? धीमान, शास्त्रवान और कर्म तत्पर। धीमान तो पता है, जो बुद्धि अच्छी हो उसकी। ठीक है, शास्त्रवान मतलब शास्त्र का ज्ञान हो जिसको, और कर्म तत्पर मतलब कर्म के लिए वो तत्पर हो, है ना। अब नेक्स्ट आता है सम्यक विरेचन के लक्षण। ठीक है, तो सम्यक विरेचन के लक्षणों में क्या क्या है? ग्लानि, हृदय वर्ण शुद्धि, शुद्ध तृष्णा काले वेग प्रवर्तनम, बुद्धि इंद्रिय मन शुद्धि। अब देखो क्या मतलब है इसका? ग्लानि, अब ग्लानि मतलब क्या होता है कि कहीं मन ना लगना, है ना, अजीब सा डाउन सा लो फील होना। तो ऑब्वियसली बात है, विरेचन में क्या होता है? बहुत ज्यादा स्टूल पास किया जाता है ना, पेशेंट का स्टूल पास करवाया जाता है और उसी के थ्रू दोष निकाला जाता है। तो जैसे अगर किसी को डायरिया होता है तो वो भी तो लो फील करता है ना, तो ये भी तो हम इंड्यूस्ड डायरिया हो रहा है ना, इंड्यूस कर रहे हैं उसमें। तो जब इतना ज्यादा स्टूल पास होगा तो ग्लानि तो होगी, ऑब्वियस सी बात है। ये ग्लानि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये वमन में नहीं है, विरेचन में है, विरेचन के अतियोग के लक्षणों में। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि विरेचन के लक्षणों में है ग्लानि। फिर हृदय वर्ण शुद्धि, ऑब्वियसली बात है, जब दोष निकल गए तो हृदय की शुद्धि होगी, हृदय की, और वर्ण की शुद्धि। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स है जिनको एक्ने की प्रॉब्लम होती है या उनका पित्त बड़ा होता है, स्किन में कोई डिजीज होती है, तो उनको हम विरेचन प्रिस्क्राइब करते हैं। क्यों? क्योंकि विरेचन में मेनली किस चीज की चिकित्सा की जाती है? पित्त की, है ना। तो पित्त निकल जाएगा तो क्या? वर्ण की शुद्धि होगी। वर्ण मतलब कलर, स्किन का कलर पता होगा आप सबको। हृदय वर्ण शुद्धि। फिर शुद्ध तृष्णा काले वेग प्रवर्तनम। इसका मतलब क्या है कि शुद्ध मतलब भूख, तृष्णा मतलब प्यास, काले वेग प्रवर्तन, तो भूख और प्यास का वेग काल में ही आएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कभी भी भूख लग रही है, कभी भी प्यास लग रही है, या भूख लगी नहीं रही है, प्यास लगी नहीं रही है, तो अपने अपने टाइम पे भूख भी लगेगी पेशेंट को, प्यास भी लगेगी। फिर बुद्धि इंद्रिय मन शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि हो जाएगी, इंद्रियों की शुद्धि हो जाएगी और मन की शुद्धि होगी। ठीक है, अब आता है विरेचन के अतियोग के लक्षण। विरेचन के अतियोग के लक्षण में क्या क्या है? अब देखो, विट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। विट, पित्त, कफ, वातानाम, आगतानाम यथाक्रमम। तो सबसे पहले लाइन देखो कि विट आ रहा है, विट मतलब पता है स्टूल। ठीक है, विट, पित्त, कफ, वात। ठीक है, वातानाम, आगतानाम। वातानाम मतलब वात, कि ये संस्कृत का है कि ये सब आता है। आगतानाम यथाक्रमम, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, यथाक्रमम सीक्वेंस से आएंगे ये। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखना है? सबसे पहले आप ये याद रखो कि वात लास्ट में, ठीक है, वायु लास्ट में आएगी। जब वमन का भी है ये आगे भी आएगा सिद्धि स्थान में, है ना। तो जब वमन की बात भी होती है तो वहां पे वायु लास्ट में आती है, तो ये याद रखो कि वायु लास्ट में आएगी। ठीक है, याद हो गया। इसमें ये याद रखना आपको, विट्ट पित्त ये दोष का सीक्वेंस है ना, विट्ट का प्लस वात पित्त कफ का दोष होगा सीक्वेंस, ये याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है कि वात कहाँ है? लास्ट में। ठीक है, तो अब क्या बच गया? पित्त और कफ और विट की बात आई है विरेचन में। ठीक है, तो अब देखो, वात लास्ट में आ गया, लास्ट में वात आ गया। ठीक है, अब पित्त कफ बचा और विट बता। तो अब जब हम ऑब्वियसली बात है विरेचन कराए तो सबसे पहले तो उसका विट निकलेगा ना, स्टूल निकलेगा सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या आएगा? विट। विट मतलब मल, स्टूल। ठीक है, तो विट सबसे पहले आ गया। फिर उसके बाद पित्त आएगा और तीसरे नंबर में कफ। अब देखो पित्त कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में होता है ना, गॉल ब्लैडर में होता है पित्त। ठीक है,
तो कफ का होता है, कफ का प्रदेश क्या होता है, उरह प्रदेश, मतलब चेस्ट वाला रीजन। तो पित्त नीचे है, पित्त का एरिया नीचे है, यकृत, प्लीहा और गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होता है, बाइल। तो बाइल को भी मोस्टली पित्त से कोरिलेट करता है, ठीक है। पित्त की थैली बोलते हैं जैसे गॉल ब्लैडर को, है ना। तो पित्त नीचे है, कफ ऊपर है, चेस्ट रीजन में कफ है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूल निकल गया, नीचे से निकल रहा है, तो ऐसे देखो, सबसे पहले स्टूल आएगा, फिर स्टूल के ऊपर क्या है, पित्त का एरिया, तो पित्त, फिर पित्त के ऊपर क्या है, कफ का एरिया, तो कफ। तो सीक्वेंस याद हो गया, विट, पित्त, कफ, याद हो गया सबको। और वात हमने कहा था लास्ट में, तो विट, पित्त, कफ, वात, हो गया, इतना इजी था। अब दूसरी लाइन क्या कहती है, परम स्रवती यद रक्तम मेदो मास उदक उपमम, ठीक है। जब अगर हमने बहुत ज्यादा विरेचन करा दिया, बहुत ज्यादा अतियोग हो गया, तो लास्ट में क्या होगा, ब्लड निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है। और ब्लड किस किस से मिक्स होगा, थोड़ा फैट मटेरियल मिक्स होगा उसमें, फैट से प्लस थोड़े टिश्यूज से, ठीक है। तो वही बोला है कि ये मेद और मांस उपमम, मतलब मेद और मांस की तरह रक्त निकलेगा, ठीक है। तो कैसा सीक्वेंस था, वात को हमने लास्ट में किया, तो फिर विट, विट के बाद क्या आता है, पित्त, फिर कफ, वात, हो गया। इसके बाद क्या है, लास्ट में अगर ये सब निकल गए सारे दोष, फिर बहुत एक्सट्रीम कंडीशन होगी तो निकलेगा रक्त, और रक्त कैसा होगा, मेदो मास उपमम, ठीक है। अब आता है वमन के अतियोग के लक्षण। तो वमन के अतियोग के लक्षणों में क्या है, उद्रग, वात रोग और वागग्रह। वागग्रह मतलब क्या है, बोल ही नहीं पाएगा बंदा, मतलब आवाजें रुक जाएगी, ठीक है। और उद्रग वात रोग, वही है उद्रव वात रोग, मतलब जो भी उद्रव वात के जो लक्षण है ना, उनमें विकार उत्पन्न होंगे, जैसे वागग्रह भी एक उद्रव वात रोग का ही लक्षण है। अब आता है संशोधन के योग्य, ठीक है। संशोधन के योग्य कौन कौन से पुरुष होता है, स्थौल्य, पांडु, दौर्बल्य, निद्रानाश, अतिनिद्रता और अशक्त स्वप्न दर्शन। अब देखो इसमें स्थौल्य है, ठीक है, क्या क्या इसमें ध्यान देने की बात है, स्थौल्य आया इसमें, मतलब स्थौल था, मोटा आदमी, ठीक है, और प्लस दौर्बल्य मतलब बहुत कमजोर, तो ये दोनों आया है, दौर्बल्य भी आया है और स्थौल्य भी आया, ठीक है। तो चाहे वो पेशेंट स्थौल्य हो चाहे दुर्बल हो, दोनों को संशोधन करने के लिए बताया गया है, ठीक है। जनरली हम क्या पढ़ते हैं या सोचते हैं कि यार जो बहुत वीक है उसको संशोधन नहीं करना चाहिए, बट इधर रिकमेंड किया हुआ है दौर्बल्य को भी, तो इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है। 4 ऑप्शन आएंगे कि इसमें से किसको विरेचन कराने के लिए मना किया जाता है, तो एक ऑप्शन दौर्बल्य भी होगा। तो बच्चे क्या करते हैं, दौर्बल्य में टिक कर देते हैं, क्या दुर्बल व्यक्ति को तो पंचकर्म कराना ही नहीं चाहिए, बट नहीं, दौर्बल्य में टिक नहीं करना, दौर्बल्य व्यक्ति को भी पंचकर्म कराने के इंडिकेशन दी हुई है, ठीक है। तो दौर्बल्य भी संशोधन के योग्य है, स्थौल्य भी है, पाउंड तो है, ये अनीमिक, ठीक है, ये भी है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, निद्रा नाश में भी संशोधन कराना है और अति निद्रा में भी संशोधन कराना है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों चीजें आई है इसमें, निद्रा नाश भी अति निद्रा भी, ठीक है। अब आता है लास्ट, अशस्त स्वप्न दर्शनम, मतलब जो अच्छे स्वप्न नहीं देखता है, बुरे सपने आता है जिसको, ठीक है, तो उसमें भी संशोधन कराते हैं। अब संशोधन के इंपॉर्टेंस के बारे में क्या कहता है, काय अग्नि वर्धते, अग्नि को बढ़ाता है हमारी, मन बुद्धि वर्णश्च प्रसिद्धति और विष्टा, मन बुद्धि तो पता ही है हमें कि मन बुद्धि ये सब प्रसादन जो होगा तो आएगा, टिक मरेगा संशोधन में, ठीक है। और क्या, वृष्टा, वृष्टा मतलब संतान उत्पत्ति की क्षमता, ठीक है, पता होगा आपको, वृष्टा है, ये है, ये है, ठीक है, ये तो कॉमन से है, सबको आइडिया लग जाता है कि इसमें टिक मारना है, कॉमन है, तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये वाला श्लोक है, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, कभी ना इसका रेफरेंस पूछ सकता है कि इसका रेफरेंस कहाँ है, तो चरक सूत्र 16 चैप्टर है, क्या श्लोक है, दोषा कदाचित कुप्यन्ते जिता लंघन पाचने जिता संशोधन तू न तेषां पुनः उद्भव। इसका मीनिंग क्या है कि जो दोष लंघन और पाचन के द्वारा शांत किए जाते हैं वो दोबारा उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे देखो, दोषा जो दोष, कदाचित जब भी, कभी, कुप्यंती मतलब कुपित हो सकता है, जिता लंघन पाचन नहीं, जो भी हम लंघन पाचन के द्वारा चिकित्सा करते हैं दोषों की, तो उस टाइम तो भले ही दोष शांत हो जाता है, बट कदाचित मतलब कभी भी वो दोबारा को कुपित हो सकता है, किसके द्वारा, जिसकी चिकित्सा होती है लंघन पाचन के द्वारा। किंतु जितना संशोधन तू न तेषां पुनरुद्भव, जिन दोषों की हम संशोधन के द्वारा चिकित्सा करते हैं उनका कभी भी पुनः उद्भव नहीं होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है संशोधन में। जो फाइनल ईयर के बच्चे होंगे उनको तो ये पता ही होगा, बट रेफरेंस नहीं याद रहता, ये तो हमें पता रहता है कि संशोधन के लिए कहा गया है श्लोक, बट हमें ये नहीं पता होता कि रेफरेंस क्या है। हम सोचते हैं सिद्धि स्थान में तो नहीं कहा है, क्योंकि सिद्धि में पूरा संशोधन के बारे में कहा हुआ है,
वमन विरेचन ही है पूरा, उसमें पंचकर्म है ना। तो ये सिद्धिस्थान का श्लोक नहीं है, ये कहाँ का श्लोक है, चरक सूत्र 16th चैप्टर का। ठीक है, अब नेक्स्ट है संशोधन के अतियोग की चिकित्सा। जब बहुत ज्यादा संशोधन हो जाए, मतलब वमन कराए तो वॉमिटिंग हो रही है, विरेचन है तो बहुत ज्यादा स्टूल निकल रहा है, तो क्या करना है, सर्पी पान कराना है। और कौन सी सर्पी होनी चाहिए, वो व्याधि के अकॉर्डिंग सिद्ध करके, जैसे मतलब जो भी उसे कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, व्याधि मतलब कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, जो भी सिम्टोमेटिक जो भी उसे दिक्कत हो रही है उसके अकॉर्डिंग द्रव्य से सिद्ध करके उसे सर्पी पिलाएंगे। ठीक है, दूसरा तेल मधुरक है सिद्धम अथवा अपि अनुवासनम, उसको अनुवासन वस्ती देंगे। ठीक है, ये मैंने कोटेशन इसलिए लिखे क्योंकि क्वेश्चन में कोटेशन रख के भी पूछा जा सकता है। ठीक है, या तो कोटेशन रख के पूछ लेंगे वो, या तो सिंपल पूछ लेंगे कि अनुवासन वस्ती लिखा होगा। जब 4 ऑप्शन होता है तो उसमें ये होगा, या तो ऐसे पूछेंगे कि ये किसकी इंडिकेशन है, तो आपने लिखना है कि संशोधन के अतियोग की चिकित्सा ही है। ठीक है, या हो सकता है कि पूछेंगे संशोधन के अतियोग की चिकित्सा में क्या करते हैं हम, तो एक ऑप्शन होगा अनुवासन वस्ती। तो क्या है, अनुवासन वस्ती देते हैं। और अनुवासन वस्ती किसकी देना है, मधुर द्रव्य से सिद्ध तेल की। ठीक है, तेल किसके लिए होता है, अगर जनरल नॉर्मल तेल लिखा है तो तिल तेल। ठीक है, तो मधुर द्रव्य से सिद्ध तेल की अनुवासन वस्ती देंगे संशोधन के अतियोग की चिकित्सा में। तो 2 चीजें, एक तो घी है, एक तेल है। ठीक है, घी को क्या करना है, पान कराना, सर्पी पान, और तेल का क्या करना है, अनुवासन वस्ती देनी है, सिंपल। अब आता है संशोधन के अयोग की चिकित्सा। अब अयोग में हम क्या कराएंगे, उसका स्नेहन कराएंगे और पुनः उसको संशोधन औषधि देंगे। ठीक है, तो स्नेहन प्लस पुनः संशोधन। ठीक है, दोबारा संशोधन कराएंगे। अब एक बहुत 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 ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, स्वभाव उपरमवाद। ठीक है, उपरम का मतलब क्या है, अभी देखो आएगा इसमें। तो आपको इसमें क्या ध्यान, ये बहुत, इसका रेफरेंस भी पूछा जाता है और इसकी कोटेशंस भी आती है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर में ये चीजें, स्वभाव प्रवाद शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटा चैप्टर है, पूरे एक बोर्ड में आ गया, और इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्वभाव उपरमवाद। ठीक है, स्वभाव उपरमवाद के बारे में क्या सबसे पहले ध्यान रखो कि ये बौद्धों का मत है। जैसे ये ऑप्शन आ सकता है कि जैन का मत है, या दर्शन होता है ना, दर्शन है बहुत सारे है ना, तो उसमें से बौद्धों का मत है। बौद्ध वाले जो बौद्ध का अनुसरण करने वाले लोग होते हैं वो इसे मानते हैं। ठीक है, तो बौद्धों का मत है, पहला पॉइंट। दूसरा, चक्रपाणी क्या कहता है, कारण निरपेक्ष विनाश, मतलब विनाश में कोई कारण नहीं होता, ये है। विनाश क्या होता है, कारण निरपेक्ष, मतलब निरपेक्ष मतलब जो किसी कारण पर डिपेंड ना हो, किसी भी कारण पर डिपेंड ना होते हुए जिसका विनाश हो रहा है, मतलब स्वतः विनाश हो रहा है उसका अपने आप। समझ आ रहा है, इसका मीनिंग का समझ आ गया ना, कारण निरपेक्ष मतलब किसी कारण पर डिपेंड नहीं है वैसा विनाश। समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखो, चरक क्या कहते हैं, चरक के कोटेशन है, जायन्ते हेतु वैषम्याद विषमा देह धातवः हेतु साम्याद समास तेषाम स्वभाव उपरमः सदा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी दे देते हैं, और ऐसे भी पूछ लेंगे कि किसके लिए कहा हुआ है, पहली लाइन दे देंगे या इतना दे देंगे, या फिल इन द ब्लैंक्स करके पूछ लेंगे। तो बहुत ज्यादा कोटेशन है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो ये क्या कहती है, जायन्ते हेतु वैषम्याद विषमा देह धातवा, मतलब ये पूछ लेते हैं कि ऐसे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स होगा, या ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स होगा यहाँ पे। ठीक है, कहीं भी फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, या यहाँ हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है ये, जब भी हेतु में विषमता आती है, मतलब जो हेतु है वो बैलेंस नहीं होता है, हेतु में विषमता आती है, तो विषमा देह धातु, तो देह में जो हमारे शरीर के धातु है वो भी विषम हो जाती है। सिंपल इसका मीनिंग, हेतुओं में जब विषमता आएगी तो देह की धातुएं भी विषम हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या कहती है लाइन, हेतु साम्यात समास तेषाम, मतलब जब हेतु सामावस्था में होता है, वो बैलेंस्ड होता है, तो सम अवस्था में हमारे शरीर की धातुएं भी होती है। अब आगे देखो कोटेशन में क्या कहते हैं, स्वभाव उपरमः सदा, ये है बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसका स्वभाव कैसा है, उपरम सदा, किसका स्वभाव है, देह के धातुओं का स्वभाव है। ठीक है, उपरम मतलब क्या होता है कि शरण होना, मतलब कि नष्ट होना। ठीक है, तो इसका स्वभाव है उपरम होना, मतलब नष्ट होना, इसका स्वभाव है नष्ट होना सदा, तो मतलब सदा नष्ट होती रहती है। कौन, धातु है, उनका स्वभाव है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 चीजें कही गई है, पहली हेतु की विषमता से धातुएं विषम होगी देह की, दूसरी अगर हेतु सम अवस्था में रहेंगे तो धातुएं सम रहेगी, तीसरी उनका स्वभाव क्या है, उपरम, उपरम होने का उनका स्वभाव है, सदा उपरम रहती है। उपरम वर्ड का मीनिंग क्या है, नष्ट होना। ठीक है, अब
एक और कोटेशन आती है इसके बारे में, देखो हमने पहली कोटेशन देखी थी चक्रपाणी की कारण निरपेक्ष विनाश, ठीक है, ये स्वभाव उपरमवाद की। दूसरे हमने देखी चरक की कोटेशन, जायन्ते विषम्याद विषमा वाला, ठीक है। अब तीसरी भी हम चरक की कोटेशन देख रहे हैं। यहाँ पे एक चक्रपाणी की कोटेशन है ये, और ये दो चरक की कोटेशन है। दूसरी कोटेशन में चरक क्या कहता है, प्रवृत्ति हेतु भावना ना निरोधस्ति कारणम, ये वही है जो चक्रपाणी ने कहा है ना, इसी को चरक, आचार्य चरक इस कोटेशन में कहता है, ठीक है। दोनों का मीनिंग सेम है। चक्रपाणी का मैंने क्या बताया था कि वो विनाश जिसका कोई कारण नहीं है, कारण निरपेक्ष विनाश, मतलब कारण पर डिपेंड ही नहीं है। अब ये कोटेशन क्या करी, प्रवृत्ति हेतु भावना, भाव मतलब कोई भी पदार्थ या कुछ भी चीज है जो, भाव की प्रवृत्ति मतलब उत्पत्ति, ठीक है, तो भाव की उत्पत्ति में हेतु होता है, ठीक है। प्रवृत्ति हेतु भावना, भाव की उत्पत्ति में हेतु होता है, समझ आ गया। प्रवृत्ति मतलब उत्पत्ति, हेतु कारण, भाव मतलब कोई भी पदार्थ कुछ भी जो उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, ये समझ आ गया। अब क्या कह रहा है, ना निरोधस्ति कारण, मतलब उसके विनाश में कोई कारण नहीं है। निरोध मतलब विनाश, ठीक है। तो देखो दो चीज है, हेतु में तो कारण है बट विनाश में कारण नहीं है, इसलिए चक्रपाणी क्या कहता है, कारण निरपेक्ष विनाश, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, समझ आ गया होगा आपको। इन तीनों में से कोई भी कोटेशन रख के पूछ सकता है, सेकंड कोटेशन के फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरे चैप्टर में छोटा सा चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्वभाव उपरमवाद, ठीक है। अब आता है फिर चिकित्सा के डेफिनेशन, ये इसका रेफरेंस पूछ लिया जाता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है रेफरेंस, ठीक है। या भी क्रिया भी जानते शरीर धातु समास सा चिकित्सा, ये सबको याद भी होगी, जिस क्रिया से शरीर के धातुएं सम अवस्था में आ जाती है वही चिकित्सा है, ठीक है। या भी क्रिया भी जानते शरीर धातु समा सा चिकित्सा, तो चिकित्सा क्या है, शरीर के धातुओं को सम अवस्था में लाना है, तो जिस भी क्रिया से शरीर की धातुएं सम अवस्था में आती है वो चिकित्सा है। अब चिकित्सा प्रावृत्त वैद्य से क्या लाभ है, इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। क्या है, इसमें कहा हुआ है कि देह सुख आयुषा, ये देह को सुख प्रदान करती है, ठीक है। देह सुख आयुषा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेम वर्ड कहा गया है निद्रा के लिए भी, ठीक है। निद्रा आएगी आगे चैप्टर्स में, तो निद्रा के लिए भी ये सेम यूज हुआ देह सुख आयुषा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन में आता है कि देह सुख आयुषा किस किस के लिए यूज हुआ और ऑप्शन में निद्रा और चिकित्सा प्रावृत्त वैद्य दोनों होगा, तो आप बोथ टिक लगाएंगे, ठीक है। तो बस छोटा सा चैप्टर था, तो अब यहाँ चैप्टर कंप्लीट होता है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।